अभी तक हमने बेसिक चीजें देखा था, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, पोल ऑफ मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। अब आज का जो इस लेक्चर में इसमें हम देखने वाले हैं कि एक मैटर के अंदर में मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होती है, ठीक है, क्या होता है उसके पीछे का साइंस, ठीक है। अब देखिए, जितना भी एलिमेंट है नेचर में, वो सब एलिमेंट क्या होता है, एटम का बना होता है। हमें पता है एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमते हुए, स्पिन करते हुए, ठीक है। अब हमें पता है जब भी चार्ज मूव करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है मोटा मोटा मैग्नेटिज्म इन मैटर का, ठीक है। देखिए अब क्या होता है कि जब भी एटम है, एटम के अंदर में जो है न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये दो तरीके से मूव करता है। एक तो ये अपने डायरेक्शन में घूमते रहता है जिस तरीके से अर्थ सन के अराउंड घूमता है, और दूसरा जो चीज होता है वो आपस में स्पिन भी करता है, मतलब कि जिस तरीके से अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पे घूमते रहता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्पिनिंग यहाँ पे भी होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये दोनों जो मोमेंट है इसकी वजह से कोई भी मैटर में मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ही कम होता है, बट हाँ होता है, ठीक है। अब अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग टाइप का मैग्नेटिज्म जो है डेवलप होता है, उसे हम देखते हैं किस तरीके से होता है। सबसे पहले अगर मैं एक ओवरव्यू दे दूं तो जो कोई भी एलिमेंट है उसमें दो टाइप के मोशन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मूवमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो घूम रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है स्पिन होगा, मतलब कि आपस में एक जैसे अर्थ जो है स्पिन करता है उसी तरीके से स्पिन होगा, ठीक है। जो ऑर्बिटल मूवमेंट होता है ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है, मोमेंट को जनरेट करता है, और जो स्पिन रहता है उसकी वजह से भी एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। बट जो इलेक्ट्रॉन स्पिन की मोमेंट है ये ज्यादा रहती है ऑर्बिटल मोशन से, ठीक है। अब जो एलिमेंट है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए जितने भी एलिमेंट है सबके अंदर में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो सबके अंदर में टीनी मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हो रही है, ठीक है, उसके अंदर में मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट हो रही है। बट जो स्पिन है, स्पिन के चलते क्या होता है, एक काफी डिफरेंस आ जाता है अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल में। तो नॉर्मली मैग्नेट मटेरियल को तीन वे में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक में मैं बात करूं तो यहाँ पे नेट मोमेंट जो है जीरो रहता है, ये वीकली रिपेल करता है मैग्नेट से, ठीक है। जैसे बिस्मथ कॉपर हो गया, ये मैग्नेट को रिपेल करता है, ठीक है। यहाँ पे लाइक कि इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है जैसे कि आयरन में होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक जो रहता है ये वीकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, बहुत ही कम करता है, जिससे कि आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन कोबाल्ट है, उसको आप मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो आप देखोगे तुरंत मैग्नेट के साथ वो चिपक जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है, आपने देखा होगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम पेयर भी इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सब खेल इस पेयर का है। हम अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल देखते हैं और उसके जो पेयर किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे देखते हैं। अब देखिए कॉपर है, कॉपर में जो इलेक्ट्रॉनिक मोमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें सब में पॉजिटिव नेगेटिव अगर मैं देखूं ओवरऑल तो यहाँ पे स्पिन मोमेंट जीरो हो जाता है। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम को देखिए, यहाँ पे जो है जीरो नहीं है बट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, सिर्फ 1 यूनिट है यहाँ पे। वही अगर आप आयरन को देखोगे तो आयरन के लास्ट में देखिए 4 यूनिट है। तो आप यहाँ से आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा क्यों कॉपर को हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं, एल्यूमिनियम को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, और जो आयरन कोबाल्ट है उसको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। कॉपर में रखते हैं नेट स्पिन मोमेंट जो है यहाँ पे क्या हो गया है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। एल्यूमिनियम में भी है नेट स्पिन मोमेंट बट बहुत ही कम है, 1 यूनिट है। वही अगर मैं आयरन की बात करूं तो आयरन में आप देखिए नेट स्पिन मोमेंट जो लास्ट ऑर्बिटल में 4 यूनिट है, ठीक है। ये जो है काउज करता है मैग्नेटिज्म इन मैटर, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बेसिक सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक का। हमने देखे डायमैग्नेटिक में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो होते ही नहीं है, पैरामैग्नेटिक में बहुत ही कम होता है, फेरोमैग्नेटिक में काफी ज्यादा होता है। सिंस काफी कम इलेक्ट्रॉन पेयर है तो जीरो, मतलब है ही नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक में बहुत ही कम होगा और फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। फील्ड की बात करूँ तो सिमिलरली हो जाएगा, बहुत ही वीकली रिपेल करता है, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट करता है, और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। मैग्नेटिक ऑर्डर इसी का चीज है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, रैंडम और नॉन, ठीक है। अब क्या होता है जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स कि ये कोई भी मटेरियल है, इसके बाहर से जब भी हम फील्ड देते हैं तो क्या होगा, कुछ सारे फील्ड को ये अंदर में अट्रैक्ट कर लेगा या फिर सारे फील्ड को बाहर से बाईपास कर देगा, ठीक है, या फिर
कुछ को करेगा कुछ को नहीं करेगा। तो मैग्नेटाइजेशन जो है इसमें अपोजिट होगा, इसमें सेम डायरेक्शन में होगा, इसमें स्पॉन्टेनियस होगा। आगे हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, और इसके एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया था। इससे ये टेबल को बस आप ओवरव्यू कर लीजिए, अभी मैंने इसे नहीं बताया है, आगे कुछ मिनट में मैं बताने वाला हूं, फिर चीजें अच्छे से रिलेट कर पाओगे आप। अब देखिए इंटरनल मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, इसे हम कभी कभी एम से भी डिनोट करते हैं। हमने ये अलग अलग मटेरियल देखे, डायमैग्नेटिक देखे, पैरामैग्नेटिक देखे और फेरोमैग्नेटिक देखे। अब ये तीनों मटेरियल के अंदर में जो इंटरनल मैग्नेटिज्म है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, कहीं पे अलग अलग हो जा रहा है। तो ये इंटरनल मैग्नेटिज्म के चलते एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जब मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं तो आप इसका बिहेवियर को देख सकते हो। मोस्टली सबको ये रिपेल कर दिया, जितना भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया, अगर मैंने 10 मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया तो 10 के 10 को इसने रिपेल कर दिया है। यहाँ पे अगर मैं देखूं पैरामैग्नेटिक में, तो इसने क्या किया, कुछ को अट्रैक्ट किया है, कुछ को रिपेल किया है। और फेरोमैग्नेटिक में देखो कि मैक्सिमम जो है, ये भी आइडियली यहाँ पे होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक ने क्या किया, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, आई वेक्टर या एम वेक्टर। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जब मटेरियल में देते हैं, सबसे पहले डायमैग्नेटिक का देखिए, अगर हमारे पास इस तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो डायमैग्नेटिक में अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा कि यहाँ पे लाइक कि जैसा कि बताया गया था, कुछ को ये मतलब अट्रैक्ट करता है बट वीकली करता है। और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटिज्म होता है, बिना कोई मैग्नेटिक फील्ड के बिना वो एक डायरेक्शन में अलाइन रहता है, इसलिए ये काफी तेज से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखिए जब आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो उसका जो डायपोल है, ठीक है, वो अलाइन करता है विद इन अ फील्ड के साथ। वो टाइप को डिपेंड करता है किस पे, अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल पे। तो ये जो अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट के चलते एक्सटर्नल एक एडिशनल इंटरनल फील्ड जो है क्रिएट होता है, जिसे कि हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मतलब कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने से जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आती है कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में, उसे हम मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम इसे कभी कभी कहते हैं। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो बताता है कितना ज्यादा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है एक्सटर्नल अलाइनमेंट से। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, कोई भी अगर मैं मटेरियल की नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो होगा उसके इंटरनल प्रॉपर्टी के ऊपर और एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के ऊपर। इंटरनल प्रॉपर्टी को मैं क्या कह सकता हूं, इंटरनल प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है जो उसका टाइप ऑफ मटेरियल है, टाइप ऑफ मटेरियल, तो वो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के ऊपर हो सकता है, कोई अट्रैक्ट करेगा, कोई रिपेल करेगा। और एक्सटर्नल मतलब जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोई भी मटेरियल को दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से मैंने NIMMF दिया है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे म्यू लिया है। ठीक है, वैसे म्यू 0 नहीं, म्यू होना चाहिए। तो बी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू H प्लस आई। अब जो आई है, आई क्या है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। अब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, मतलब कि हम कोई भी मटेरियल में कितना मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें इंटरनल अलाइनमेंट हो रही है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। तो इससे मैं आई को जो है KH कह सकता हूँ, और K इक्वल टू हमारा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने से। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ये हम आगे अभी देखेंगे 1-2 मिनट के बाद। ठीक है, ये जो K है इसी को हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, कितना जो है मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है जब उसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, अब इससे मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो मैं इसको बी नेट इक्वल टू म्यू 0 H प्लस KH लिख सकता हूं। फिर बी नेट जो है म्यू 0 H 1 प्लस के हो सकता है, और ये 1 प्लस के को हम रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। तो इसलिए हमारा जो बी होता है वो होता है म्यू 0 म्यू R इंटू H। ठीक है, अब ये म्यू R की जो वैल्यू अलग अलग हो सकती है, उससे हम अभी देखते हैं किस तरीके से होगा। 1 मिनट, ये जो है यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे मैंने बेसिक सा दे दिया, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इंटेंसिटी क्या होता है और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन सिर्फ आई के इक्वल टू हमारा क्या हो गया था, आई अपॉन एच, इंटरनल अपॉन एक्सटर्नल। तो ये जो है दोनों का यूनिट सेम होता है और के जो है यूनिट लेस होता है, और सिमिलरली म्यू आर भी हमारा यूनिट लेस होता है। ठीक है, अब आई होप कि ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था म्यू बी एच आई के बीच का रिलेशन का। नोट, आई को हम कभी कभी एम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारे पास रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है ऑब्वियसली हमने देखा कि एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये दिखाता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी डेवलप हो रहा है कोई मटेरियल के अंदर में, ठीक है, कंपेयर टू फ्लक्स डेंसिटी दैट वुड प्रोड्यूस वैक्यूम फॉर द सेम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मेरे पास एक वैक्यूम है और एक हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, अब देखिए वैक्यूम में अगर मैं एक्स मैग्नेटिक फील्ड देता हूं तो यहां पे B0 जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है। सिमिलरली अगर मैं एक्स मैग्नेटिक फील्ड कोई भी मटेरियल को देता हूं तो यहाँ पे BM मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी बोलता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हुआ है फॉर सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मैटर में कंपेयर टू वैक्यूम में। ठीक है, इसे हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, म्यू अपॉन म्यू जीरो भी कहते हैं, म्यू इक्वल टू बी बैच, म्यू जीरो इक्वल टू B0 बैच। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ये काफी बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको बेसिकली यूनिट के ऊपर पूछे जाएंगे कि आई का यूनिट क्या होता है, एम का यूनिट क्या होता है, के का यूनिट क्या होता है। ठीक है, और ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ठीक है।